Dear students, this is my third lecture on chapter number 1, Units and Measurements. In this lecture, we study and discuss about the measurements of large distance, parallax method. जब बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना रहता है तो उस वक्त बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को हमें मेजर करना रहता है, तो उस वक्त हम पैरालैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दो तरह के मेथड्स का, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जिस लेंथ को हमें मेज़र करना है उस लेंथ के दोनों ही एंड के पॉइंट्स हमारे अप्रोच में होते हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड का लेंथ मेज़र करना है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करेंगे और वह इस वाइट बोर्ड का लेंथ होगा। तो कोई भी यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे और उस यूनिट से इस एंड से और इस एंड के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स हमारे अप्रोच में हैं। तो इस तरह से हम इस मेथड को डायरेक्ट मेथड कहेंगे और डायरेक्ट मेथड से डायरेक्टली हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में फॉर एग्जांपल टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और टू मेजर the distance of any planet from the surface of the earth or to measure the distance of sun from the surface of the earth. In that situation, both the points are not in our approach. अर्थ पर हम हैं और प्लैनेट का डिस्टेंस मेज़र करना है या स्टार का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो स्टार तक हम नहीं जा सकते हैं, अर्थ पर हैं। तो एक पॉइंट हमारे अप्रोच में है, दूसरा हमारे अप्रोच में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पैरालैक्स मेथड यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड यूज़ करते हैं, या सी का डेप्थ निकालना है तो उस वक्त हम रिफ्लेक्शन मेथड भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम पैरालैक्स मेथड की स्टडी करेंगे। तो लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट और ए स्टार फ्रॉम द अर्थ can be measured directly, cannot be measured directly with a meter scale. So a parallax is used for this. तो what is a parallax? Parallax क्या है? इसके लिए हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड को या लेफ़्ट हैंड को, किसी भी हैंड को अपने फ्रंट में रखो, सामने रखेंगे एंड क्लोज एनी वन आई। लेफ्ट आई को हमने क्लोज किया और राइट आई से हमने देखा एंड सी द इमेज ऑन द बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड क्या है? सामने की दीवार है। तो सामने की दीवार पे अपने हाथ को देखेंगे, फिर राइट आई को क्लोज करेंगे और लेफ्ट आई से देखेंगे। इसको रिपीट करो। यू विल ऑब्जर्व दैट योर हैंड इज मूविंग ऑन द बैकग्राउंड, योर हैंड इज मूविंग ऑन द बैकग्राउंड। दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स। Therefore, parallax is defined as the apparent change in position of an object due to the change in position of the observer. मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले हमने लेफ्ट आई को क्लोज किया और सामने अपने हाथ रखा, इसको ऑब्जर्व किया सामने स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि बैकग्राउंड के ऊपर या दीवार के ऊपर। फिर राइट आई को क्लोज किया और इसको ऑब्जर्व किया। तो हमने ये देखा कि ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, एक्चुअली ये मूव नहीं कर रहा है, ये अपरेंट चेंज हो रहा है। दिस चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड अपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑन द बैकग्राउंड। तो दैट अपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसलिए कि ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहली मर्तबा ऑब्जर्वर कौन था? राइट आई। दूसरी मर्तबा ऑब्जर्वर कौन था? लेफ्ट आई। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से अपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, एंड दिस अपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
is called parallax. So therefore by measuring the parallax angle theta and knowing the distance between the eyes, we can find the distance of that object from us. मतलब कि इस मेथड से, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, यहाँ से मैं मेज़र करना चाहता हूँ उस दीवार का डिस्टेंस। तो कैसे मेज़र करेंगे? हमने अपने हाथ को रखा, एक आँख को बंद किया, फिर दूसरी आँख को बंद किया, पहले आँख से देखा, तो ये अपरेंट चेंज इन पोजीशन हो रहा है। तो अब यहाँ से उस बैकग्राउंड का डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करेंगे, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट P इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड E1 एंड E2 आर टू आइज। तो हमको क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है कि हमसे वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है। तो देयरफॉर दैट डिस्टेंस इज OP। वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस OP। और डिस्टेंस OP कितना होगा? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, पैरालॉक्स मेथड, यू नो दैट दिस थीटा इज द पैरालॉक्स एंगल। ये पैरालॉक्स एंगल होगा। IE1 से लाइन ड्रा किया ऑब्जेक्ट के ऊपर और IE2 से लाइन ड्रा किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये दोनों लाइंस जो एंगल बनाएंगे उसको हम बोलेंगे पैरालॉक्स एंगल। तो पैरालॉक्स एंगल है थीटा। तो देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम अस OP इज इक्वल टू E1 E2 अपॉन थीटा। E1 E2 अपॉन थीटा। तो यहाँ पे E1 और E2 दोनों ही हमारे अप्रोच में हैं, इसलिए E1 और E2 के बीच का डिस्टेंस, दोनों आँखों के बीच का डिस्टेंस हम इजीली मेज़र कर लेंगे। और थीटा मालूम हो चुका है, दैट इज़ ए पैरालॉक्स एंगल। तो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अस बाय यूजिंग द पैरालॉक्स मेथड। बट एज ए डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ आर वेरी लार्ज। अगर हम प्लैनेट का डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं तो बहुत लार्ज डिस्टेंस है और वह दोनों आँखों से पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल and therefore the angle subtended on the planet will be negligible and cannot be measured. Therefore we can't use two eyes method, but parallax method can be used. What will be in that case? वहाँ पे क्या होगा? ये दोनों आइज के जगह पे अर्थ पे टू डिफरेंट पोजिशंस पे हम दो पॉइंट्स लेंगे और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे लेंगे। Now the position of the planet is S. S पोजीशन पर एक प्लैनेट है और इसका डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से हमें मेज़र करना है। Now there are two observers at position A and B. एक ऑब्जर्वर A पोजीशन पे है और दूसरा ऑब्जर्वर B पोजीशन पे है, और इन दोनों ऑब्जर्वर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस है, वो B है। तो हमें फाइंड करना है कि अर्थ सरफेस से प्लैनेट का डिस्टेंस कितना होगा। विद द हेल्प ऑफ दीज टू ऑब्जर्वर्स वी फाइंड द पैरालॉक्स एंगल। दैट पैरालॉक्स एंगल इज ASB। एंगल ASB इज द पैरालॉक्स एंगल, दैट इज एंगल थीटा। तो ये हो गया एंगल थीटा, पैरालॉक्स एंगल मिल गया। Therefore by using the parallax angle and this distance is already known, so therefore the distance of planet will be d from the surface of the earth। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये d है और ये भी डिस्टेंस d होगा। क्यों d होगा? इसलिए कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इज वेरी वेरी लार्ज in comparison to the distance between the observers. Therefore distance between the observers is b. B is very very less than d, that is the distance between the earth and planet. Capital D is very very large in comparison to the distance between the observers. So therefore you can say B upon D will be very very less than 1.
तो देयरफॉर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल होगा। Theta is very small. So therefore, by using the parallax method, you can say one thing also here कि हम कह सकते हैं कि AS will be equal to BS is equal to D। ये तीनों ही डिस्टेंसेस नियर अबाउट सेम हो गए। तो पैरालैक्स मेथड क्या है, एंगल थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AB अपॉन D। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू AB upon angle theta, and angle theta is measured in the radian. So therefore D is equal to AB कितना है, AB is equal to small b upon theta, theta in the radian, and therefore the distance of planet from the earth can be determined by using this parallax method. But one thing is also here to be discussed. अब उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। ये जो फार्मूला हमने लिखा थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन D, AB अपॉन D, एक्चुअली ये मेथड क्या होता है, सपोज दैट दिस इज ए सर्कल, दिस इज ए सेंटर, this is angle theta, and this is a arc, this is a arc, and length of this arc, this is point O, this is point A, this is point B. Now take a small arc, You know that angle theta in this situation, angle theta is equal to arc AB upon, if this is R, this is also R, therefore arc AB upon R you can write. But in that situation, if this is a very very small distance, this is a very very small distance, and then this is a theta, so in that situation, because this distance OA is very very large in comparison to this arc length, so in that situation you can say this arc will be a straight, means this straight distance is same as this arc. So in that situation you can consider this arc as a straight line. Same situation is here. यहाँ पे भी हमने ऐसा ही लिया कि यह स्ट्रेट डिस्टेंस है AB और A से S का रेडियस लिया और इस रेडियस से एक सर्कल ड्रा किया, उस सर्कल का ये आर्क बनेगा. But this distance AS is very very large in comparison to the distance between A and B. Therefore this arc will be equal to this straight line. So therefore the formula taken here is theta is equal to AB upon D. Now measurement of distance to stars, मतलब अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस हमें मेज़र करना है तो पैरालैक्स मेथड से कैसे मेज़र करेंगे. सन इज द स्टार विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ. सन भी एक स्टार है जो अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है और नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार जो होता है
उसका डिस्टेंस होता है 4.29 लाइट ईयर। 4.29 लाइट ईयर। 4.29 लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know about the light year. What is the light year? Light year is a distance, not a time. Light year is a distance, that is the distance traveled by the ray of light in 1 year is called light year. Light 1 year में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 के बाद से 8 zeros लगाएंगे, इतना मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर पर सेकेंड की बात अगर करते हैं तो इसमें से 3 zeros निकाल लेंगे। मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है। लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। तो 4.29 लाइट ईयर में 4.29 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे जो दूसरा क्लोजेस्ट स्टार है सन के बाद उसका पोजीशन है। तो देयरफॉर यू कैन इमेजिन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्टार from the earth. So therefore, to measure the distance of a star by this method, the distances considered on the surface of the earth will be so small we can't measure that distance. मतलब कि जो स्टार का डिस्टेंस होता है इतना ज़्यादा होता है अर्थ के सरफेस से कि हम अर्थ पर 2 पॉइंट लेकर के और पैरालैक्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अर्थ के डिफरेंट पोजीशंस पे अगर 2 पॉइंट हम लेते हैं तो हमें पैरालैक्स एंगल नहीं मिल पाएगा, जिससे ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से मेजर करेंगे? यू नो दैट अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड ए सन, अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करती है। हमें 2 पॉइंट चाहिए अर्थ के ऊपर और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे चाहिए, बिकॉज द स्टार इज लोकेटेड एट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्यू लाइट ईयर्स। तो देयरफॉर you know that the earth completes one rotation around the sun in 365 days. 365 days. So therefore just in the half year there will be 2 different locations of the earth. अर्थ यहाँ पे है, 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पे आएगी। तो हमने 2 मंथ कंसिडर कर लिया, जनवरी और जुलाई। जनवरी में अर्थ यहाँ पे है और जुलाई में अर्थ यहाँ पे आ गई। ऐसे 6 मंथ के इंटरवल पे हम 2 ऑब्जर्वेशंस लेंगे। एंड यू नो दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सन एंड अर्थ इज 1 astronomical unit. 1 astronomical unit. And 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। 1 astronomical unit की वैल्यू होती है 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। और सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 astronomical unit होता है। तो एक हमने ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे ले लिया जनवरी में, दूसरा ऑब्जर्वेशन जस्ट इसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे होगा जो जुलाई में होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे ले लिया तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2 astronomical unit। 2 astronomical unit because 1 astronomical unit is this one and 1 astronomical unit will be this one. This is the distance between the center of sun and center of earth,
and this is the distance between the center of sun and center of earth. So therefore the total distance will be 2 astronomical unit. And here if this is a location of the star, therefore we can find the parallax angle, because this distance is sufficiently large, that is 2 astronomical unit. And when we get the parallax angle theta, and therefore by using the same formula, this distance can be determined, because parallax angle theta is determined, and this length is 2 astronomical unit. Now how the parallax angle is determined here? यहाँ हम parallax angle कैसे फाइंड करेंगे? तो यह जो स्टार है इससे पैरालॉक्स एंगल हमें फाइंड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक फार अवे स्टार सेलेक्ट करते हैं। फार अवे मतलब यह मॉडरेट डिस्टेंस पे है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे एक स्टार को हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, फार अवे स्टार। तो जब फार अवे स्टार हम कंसिडर करेंगे तो वहाँ से जो रे ऑफ लाइट होगा वो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा। जैसे यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और यहाँ पे भी जो रे ऑफ लाइट होगा वो पैरेलल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस रे ऑफ लाइट को जो हमने आइडेंटिफाई किया है एक फार अवे स्टार को, उसको हम आइडेंटिफाई करके रखेंगे, और उससे जो रे ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, और इस पर जो लाइट हम भेज रहे हैं वह इससे कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो इस तरह से हमें ये एंगल मिल जाएगा। सपोज दैट हमको ये एंगल मिल गया θ1। सेम वैसे ही उसी फार अवे स्टार को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी उससे जो रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल आएगी, बिकॉज that star is situated at a very long distance, and therefore the ray of light will be coming just parallel to each other, and therefore this angle will be measured with the help of that star, and this angle will be θ2, and therefore according to geometry of the figure, these are two parallel lines, and this line cuts these two parallel lines, therefore this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle. So therefore this whole angle will be θ1 plus θ2. So therefore the parallax angle theta will be equal to θ1 plus θ2. So in this way we can find the parallax angle, and then by using this method we can find the distance of a very far away star from the surface of the earth. Now the measurement of the measurement of the size of a planet or star, किसी planet की size का measurement करेंगे या star के size का measurement करेंगे। तो now suppose that this is a planet, यह planet है और अर्थ से उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो therefore this is a diameter of the planet, and diameter of the planet is d. The angle subtended by it at any single point on the earth is called angular diameter. यह जो diameter है अर्थ के किसी एक सिंगल पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा, सबटेंड करेगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? That angle is called angular diameter. So therefore this is called angular diameter, and this angular diameter is alpha, and distance from this point is equal to distance from this point from here, and that distance is d, capital D. Therefore as capital D, that is the distance of the planet from the surface of the earth, is very large. So therefore we can write here this angle alpha is equal to d upon capital D.
Therefore, d, that is the diameter of the planet, small d, that is the diameter of the planet, is equal to alpha into capital D. In this way, the size of the planet can be determined by using this method. Now, the next point is measurement of a very small distance. Very small distance, जैसे मालिक्यूल है, एटम है, एटम या मालिक्यूल को हम देख भी नहीं सकते हैं, तो मालिक्यूल या एटम के इंटरनल ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी एटम का डायमीटर फाइंड करना है, किसी एटम का रेडियस फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना रहता है। और जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेंथ मेज़र करने के लिए, जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए, यह यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, जिससे एटम या मॉलिक्यूल की साइज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एटम का डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर एटम का बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए कि एटम वैसे ही नहीं दिखता है। अगर हम आँख से देखना चाहें तो एटम नहीं दिखता है। तो एटम की अगर डायमीटर हमें फाइंड करनी है तो हम इजीली फाइंड नहीं कर पाते, डायरेक्ट मेथड से फाइंड नहीं कर पाते। उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिससे हम ये साइज़ को मेज़र कर सकते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस एस्ट्रोनॉमर्स यूजेज द फॉलोइंग यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमर किसको बोलते हैं? जो स्पेस में या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो ख़ास तरह से ये यूनिट्स यूज किए जाते हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलेंगे? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो therefore one astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी में जो एक और यूनिट यूज़ किया जाता है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, इसलिए कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जहाँ पे हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इस तरह के यूनिट का वहाँ कोई मतलब नहीं है। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जहाँ से लाइट ज़मीन तक पहुँचने में कई हज़ार साल लग सकते हैं। थाउजेंड ऑफ ईयर्स मे बी टेकन टू रीच द लाइट फ्रॉम दैट स्टार टू अर्थ। तो देयरफॉर यू कैन इमेजिन व्हाट इज़ द साइज ऑफ दिस यूनिवर्स। तो लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमी में एक यूनिट यूज़ किया जाता है। और लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। पूरे एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। और एक और यूनिट यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में, वह यूनिट है पार्सेक। Symbol is PC. 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter, and this is approximately equal to 3.26 light year. तो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन मैंने एक बार दिया था, फिर से रिपीट करता हूँ। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is mean distance between the center of earth and center of sun is called astronomical unit. Next is the parsec. Now what is the parsec? Parsec, that is PC. Parsec is a distance from where? Parsec is a distance from where
1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. ये एंगल 1 सेकेंड, मतलब 1 पारसेक डिस्टेंस वह डिस्टेंस है जहाँ से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला आर्क 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करता है. तो therefore if this distance is r, therefore you can say by the parallax method r is equal to, because this arc length is equal to 1 astronomical unit, therefore 1 AU upon this angle subtended here is 1 second. 1 second. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यू नो दैट 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, और 1 सेकेंड, यू नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equal to 60 second and 180 degree is equal to pi radian. So therefore all will be mixed up here, and then we will get the data here 4.847 into 10 to the power minus 6, और 10 टू द पावर माइनस 6 को जब न्यूमरेटर के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा +6, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 17 हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर. तो देयरफॉर 1 पारसेक, देयरफॉर आर you can get here 3.08 into 10 to the power 16 meter. Now measurement of mass. You know that mass is a physical quantity and this is a fundamental physical quantity. So therefore this is a quantity, therefore it can be measured. और जिस यूनिट से इसको मेज़र किया जाता है उसको यूनिट ऑफ मास कहते हैं. तो मास को मेज़र करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स यूज किए जाते हैं. यू नो दैट इन सीजीएस ग्राम, इन एफपीएस पाउंड, एंड इन एमकेएस किलोग्राम, एंड आल्सो इन एसआई किलोग्राम. तो सिंस 1889 ए किलोग्राम वाज द मास ऑफ ए शाइनी पीस ऑफ द प्लैटिनम इरिडियम एलॉय kept in the special glass case of International Bureau of Weights and Measures. But this definition of mass has been modified in 20th May of 2019. और इस डेफिनीसन को, जो प्लैटिनम इरिडियम नाम का जो मेटल एलाइज था, उसको हम 1 किलोग्राम मास के तौर पे एक्सेप्ट करते थे, और वह इंटरनेशनल जो ब्यूरो है जहाँ पे मेज़रमेंट का मेन ऑफिस है, जहाँ पे सारे इस तरह के मेजरिंग टूल्स को रखे हुए हैं, वहाँ पे रखा हुआ था. लेकिन इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करने का रीज़न क्या है? उसको मॉडिफाई करने का रीज़न ये है कि प्लैटिनम इरिडियम पीस इज सीन टू बी पिकअप ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डर्ट एंड is also affected by the atmosphere causing its mass to be changed. इस पे जो माइक्रो पार्टिकल्स चिपक सकते हैं और जिसकी वजह से हज़ारों साल के बाद इसके मास में चेंज आ जाएगा. तो कोई भी यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसमें बिल्कुल ही चेंजिंग ना हो. आज जितना उसका मास है, हज़ारों साल के बाद भी उसका मास उतना ही मिलना चाहिए. तो इस डाउट की वजह से कि इसका मास चेंज हो जाएगा, और मास क्यों चेंज होगा? ड्यू टू माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डर्ट, एंड दिस कैन बी अफेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक काज, इट्स मास may be changed. So therefore on 20th May 2019 the definition of mass was modified.
that is 1 kilogram mass was modified by another definition of the kilogram. Now the new measure of kilogram is defined in terms of magnitude of electric current. We know that the electric current can be used to make the electromagnet, and electromagnets attracts magnetic materials and is thus used in research and in industrial applications such as a crane to lift the heavy pieces of iron and steel. मतलब ये कि इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ किए 1 kg मास को डिफाइन करने के लिए। जैसे एक वेरी एक्यूरेट बैलेंस है, और उस बैलेंस के एक साइड पे स्टैंडर्ड 1 kg मास रखा गया, और दूसरे साइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट से पुल किया गया। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट पे वह 1 kg बैलेंस जो है वह स्टैंडर्ड सेंसिटिव बैलेंस कर देता है। तो जो अमाउंट ऑफ करंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 kg। तो देयरफॉर न्यू standard definition of 1 kg was considered on 20th May of 2019. While dealing with the mass of atoms and molecules, kg, that is a kilogram, is an inconvenient unit. You know that atom is a very small, and therefore the mass of atom will be also small, mass of molecule will be also small. मतलब कि एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, तो उसको हम डायरेक्टली केजी से मेज़र नहीं कर सकते हैं, यह इनकन्वीनियंट यूनिट होगा। तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि द 1/12th मास ऑफ एन अनएक्साइटेड एटम ऑफ कार्बन 12 is called atomic mass unit. 1 atomic mass unit क्या होता है, 1/12th mass of unexcited carbon 12 एटम का जो मास होता है उसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो देयरफॉर 1 atomic mass unit is equal to 1.6605 into 10 to the power minus 27. This is known as atomic mass unit. So listen again, the 1/12th mass, 1/12th मास, किसका 1/12th मास, an unexcited atom of C12 is called atomic mass unit. Now measurement of time. You know that time is a physical quantity and this is a fundamental quantity. और फंडामेंटल क्वांटिटी वह है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वह है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी उसको कहते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है मेज़रमेंट के लिए, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम कहते हैं सेकेंड। बहुत सालों से एक जो डेफिनेशन दिया गया था टाइम का, वह इस तरह से दिया गया था कि सोलर डे से कंसिडर किया जाता था टाइम को, सोलर डे। और सोलर डे किसको कहते हैं, ए मीन सोलर डे इज द एवरेज टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 noon टू नेक्स्ट noon। 1 noon to next noon।
एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन वन नून टू नेक्स्ट नून इज कॉल्ड सोलर डे। इसको हम कहते हैं सोलर डे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पूरे साल का एवरेज निकालते हैं, पूरे साल का एवरेज निकालते हैं। जैसे आज एग्जैक्टली नून के टाइम, दोपहर के टाइम, और कल एग्जैक्टली दोपहर के टाइम, इन दोनों के बीच का जो पीरियड होगा उसको हम सोलर डे कहेंगे। लेकिन एवरेज लेंगे, एक दिन से नहीं होगा, पूरे साल का एवरेज निकालेंगे और टू नून्स मतलब नून टू नेक्स्ट नून के बीच का जो टाइम इंटरवल आएगा उसको हम कहेंगे सोलर डे। और वन सोलर डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो therefore you can calculate 1 solar day is equal to 1 solar day is equal to 24 hours। And 1 hour is equal to 60 second. So therefore 60 minute, और 1 minute is equal to 60 second. So therefore again into 60, this will be in the second. So therefore after simplification you will get this will be equal to 86400। इतना सेकेंड हो गया। 1 सोलर डे में कितना सेकेंड हो गया? 86400 सेकेंड। तो देयरफॉर 1 सेकेंड कैन बी डिफाइंड एज इट इज ए ड्यूरेशन ऑफ 1/86400 ऑफ द सोलर डे। तो काफ़ी सालों से इसी डेफिनेशन को यूज किया जाता था कि 1 सेकेंड वह टाइम इंटरवल है जो सोलर डे का 1/86400 टाइम्स होता है, उसको हम सेकेंड कहते हैं। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई किया गया ड्यू टू द आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। It was later observed that the length of a solar day varies gradually due to gradual slowing down the Earth's rotation। अर्थ का रोटेशन थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है, जिसकी वजह से सोलर डे पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और सेकेंड चेंज होगा। और कोई भी यूनिट ऐसा होना चाहिए जो हजारों साल बाद भी उतना ही रहे, चेंज ना हो। तो इसलिए इस डेफिनेशन को भी चेंज करना पड़ा और नया डेफिनेशन दिया गया सेकंड के लिए। न्यू जो डेफिनेशन दिया गया सेकंड के लिए वह सीजियम से डिफाइन किया गया। सीजियम 133 एटम। You know that every material having a particular frequency। कोई भी जो मटेरियल होता है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और वह फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। सीजियम 133 एटम है, जब वह एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ट्रांजिशन होता है, जब एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहाँ वो रुक नहीं सकता है, वहाँ से फिर वह अपने पुराने ऑर्बिट में आ जाता है। लेकिन ये पुराने ऑर्बिट में आने से पहले वह वाइब्रेट करता है, और जब वह इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो रेडिएट करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है। और उस वक्त वह 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है? 9192
631 and 770। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सीजियम जो एटम है, जब उसको बाहर से एनर्जी दिया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन जो होता है तो हाइपर ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है, और ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन स्टेट्स ऑफ सीजियम 133, जब इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल ऑर्बिट को छोड़ देता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी मिलने के बाद से थोड़ा सा अपने एक्चुअल ऑर्बिट को छोड़ के गया, लेकिन यहाँ से वो फिर से पुराने ऑर्बिट में आता है, इसलिए यहाँ पे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करते हुए जाता है। और जब ऑसिलेट करता है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वह फ्रीक्वेंसी कितनी होती है कि 1 सेकेंड में इतनी बार ऑसिलेट करता है, 1 सेकेंड में। तो देयरफॉर इट टेक्स दिस वाइब्रेशन, इतनी बार वाइब्रेट करता है वह इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर द टाइम टेकन फॉर दिस वाइब्रेशन इज एग्जैक्टली 1 सेकेंड, and therefore this clock, that is a cesium clock, is very very accurate clock, and its accuracy is 1/912631770। इतनी एक्यूरेसी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है या 69 हो सकता है। तो 1 सेकेंड का भी डिफेक्ट आने में तकरीबन हज़ारों साल लग जाएंगे, 1000 साल बीत जाएगा, यह क्लॉक 1 से 2 सेकेंड का एरर देगा। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ क्लॉक इज वेरी वेरी एक्यूरेट, एंड देयरफॉर दिस डेफिनेशन वाज कंसिडर्ड टू डिफाइन द 1 सेकेंड। Thus, in a cesium atomic clock, a second is taken as the time needed for 91926311770 vibrations of the radiation, that is in the form of the wave, emitted during a transition between two hyperfine states of cesium 133 atom. Now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.